साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पॉलिटी से संबंधित। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं संवैधानिक विकास के बारे में, जिसको अपन संवैधानिक इतिहास भी कह सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कोई एक दिन की उपज नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसको अपन संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आज अपन बात करेंगे किसके संदर्भ में? संवैधानिक विकास के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे? संवैधानिक विकास के संदर्भ में। यानी भारत में अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से अधिनियम या एक्ट जो हैं ये भारत के संदर्भ में लाए गए थे और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और उसके तहत भारत का संविधान का निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही थी, उनके संदर्भ में बात करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, राजनीति विज्ञान का एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एवं पॉलिटी, जो अपने आप में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट रहता है, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकों में को ये तो पता होना ही चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल क्या क्या हैं, कौन से आर्टिकल में किसका प्रावधान है, और दूसरा भारत में शासन प्रणाली का संचालन किस प्रकार होता है ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सब ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, राज्य के कर्तव्य क्या हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं, देश में आपातकाल कैसे लगता है, आपातकाल कितने प्रकार का होता है, इन तमाम पहलुओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा, संवैधानिक विकास की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सन 1600 में एक कंपनी भारत आई थी और कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस लिए आई थी भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। किसके लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। एक कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं और व्यापार के साथ साथ भारत पर लंबे समय तक क्या करती हैं? अधिकार बना के रखती हैं। सन 1600 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके लिए आई थी? व्यापार करने के लिए। लेकिन कुछ ही समय बाद व्यापार का दायरा ज्यों ज्यों बढ़ा, उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इसी के संदर्भ में उन्होंने भारत में एक युद्ध लड़ा जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों की इस कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था एक तो बंगाल में हुआ करते थे नवाब। कौन हुआ करते थे? नवाब। और दूसरा हुआ था किनके बीच में? कंपनी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्लासी का युद्ध बोलते हैं। और इस प्लासी के युद्ध में कंपनी की ओर से जो सेनापति था जिसको अपन कह सकते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड क्लायू। क्या नाम था? लॉर्ड क्लायू। और बंगाल के नवाब कौन थे? तो इस समय जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था, आपको ध्यान में रखना है, सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और कंपनी की ओर से कौन थे? लॉर्ड क्लायू। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में कौन विजय हो जाता है? सिराजुद्दौला विजय नहीं होकर कौन विजय हो जाता है? लॉर्ड क्लायू। लॉर्ड क्लायू जो है ये इस युद्ध में क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा या कंपनी द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने राजनीतिक मामलों में जो है ये शुरुआत थी, और ऐसा कहा जाता है कि कंपनी ने जिसको बीजारोपण किया था प्लासी के युद्ध में, आगे एक और युद्ध अपन बात करेंगे, बक्सर के युद्ध तक आते आते ये विशाल वट वृक्ष बन चुका था। अब कंपनी व्यापार तो करेगी, साथ में राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्यों किया? इसके पीछे भी कारण है। कंपनी का व्यापार क्षेत्र जो था ये यहां पर था बंगाल, जो वर्तमान का बांग्लादेश और वर्तमान का जो भारत का पश्चिम बंगाल है, ये वाला पूरा एरिया एक जमाने में बंगाल के नाम से था।
और इस बंगाल में व्यापार के साथ साथ राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए उन्होंने 1757 में कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा और जीत भी गया। ऐसा कहा जाता है साथियों कि अंग्रेजों ने कहा कि भारत के जो लोग हैं ये युद्ध में मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। भारत के लोग युद्ध में मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। और इस युद्ध में तो हार का एक कारण यह भी है कि सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था, सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था, वो मुख्य सेनापति किनकी ओर मिल गया, लॉर्ड क्लाइव की ओर, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में अगला जो युद्ध होता है 22 अक्टूबर, कौन सी अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1964 को युद्ध होता है आपके कौन सा, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इस बार बक्सर के युद्ध में आप देखना भारत की ओर से कौन कौन थे तो एक तो थे बंगाल के नवाब, दूसरे थे अवध के नवाब, और तीसरा था मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की ओर से यानी कंपनी की ओर से कौन थे, हेक्टर मुनरो। कंपनी की ओर से कौन थे, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में भी विजय कौन हो जाती है, ये कंपनी का जो है हेक्टर मुनरो सेनापति था, और ये बक्सर की युद्ध में भी क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो प्लासी की युद्ध में तो ऐसा कहा जाता है कि प्लासी की युद्ध में तो बंगाल पर अधिकार तो हुआ, लेकिन बंगाल के राजनीतिक मामलों में इतनी शक्ति नहीं मिली थी जितनी बक्सर की युद्ध में मिली। यानी प्लासी की युद्ध में जो बीजारोपण किया था राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप के संबंध में, वो बक्सर की युद्ध तक आते आते विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका था। मैंने कहा ना कि भारत के लोग युद्ध में मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। एक तरफ तो तीनों मतलब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, और उस समय मुगल सम्राट जो भारत में सर्वोच्च गद्दी पर बैठा था, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। दूसरी तरफ कंपनी के हेक्टर मुनरो। फिर भी विजय कौन हो गए, ये हेक्टर मुनरो इस युद्ध में क्या हो गए, विजय हो गए। अब कंपनी को लगा कि भारत पर आसानी से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। साथ ही इन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब कानूनों की शुरुआत होती है, लेकिन आपको पता है कि जो भी कानून रहेंगे इनका निर्माण कहां पर होगा, कानूनों का निर्माण होता है ब्रिटिश संसद में। भारत में जितने भी कानून आए थे वो सारे के सारे निर्माण कहां पर हुए थे, ब्रिटिश संसद में। और कानूनों को लागू करने के संदर्भ में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। कानूनों को लागू करने के संदर्भ में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यहां पर अगर बात करें 1773 से लगाकर 1857 तक जो भी कानून बने थे इनको लागू किया था कंपनी के द्वारा। लागू किनके द्वारा किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और 1858 से लगाकर 1947 तक जो भी कानून आए भारत में उनको लागू किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है उनको लागू किया था आपके किसने, ये कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज, किसका शासन था, ब्रिटिश ताज, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्राउन, या जिसको अपन बोलते हैं महारानी का शासन। तो ब्रिटेन का जो शासन भारत में रहा उसको अपन दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो कंपनी का शासन जो 1773 से 1857 तक जो कानून थे, और दूसरा 1858 से 1947 तक जो आपको ध्यान में रखना है ये ब्रिटिश ताज या क्राउन का शासन, जिसके तहत जो है कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसमें अपन कौन कौन से एक्ट पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं 1813 का कौन सा, चार्टर एक्ट, जो महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में। और इसके बाद एक और ध्यान में रख सकते हैं 1833 का कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। 1833 का कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। जबकि इसके संदर्भ में बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे पहले कौन सा, 1858 का अधिनियम। 1858 का
अधिनियम। इसके बाद आप ध्यान में रख सकते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का अधिनियम जिसे अपन बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं 1919 का अधिनियम जिसे अपन बोलते हैं मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम। और नंबर 4 आप ध्यान में रख सकते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और एक और ध्यान में रख सकते हैं 1947 का भारत का कौन सा स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत का कौन सा अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। यानी ये जो हैं इनको लागू करने का काम किन्होंने किया, इनको लागू करने का काम ब्रिटिश ताज या क्राउन के द्वारा, जबकि इनको लागू करने का काम कंपनी के द्वारा किया गया। तो शासन के संदर्भ में दो भागों में आप बांट के पढ़ेंगे। पहले में आप क्या ध्यान में रखेंगे, नंबर 1 में आप ध्यान में रखेंगे कंपनी के द्वारा लागू किए गए कानून। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू नहीं किया गया। तो जो लागू किए गए, एक बात आप क्लियर रखिएगा, 1773 से लगाकर 1857 तक जो भी कानून आए वो सारे के सारे लागू किन्होंने किए, कंपनी ने किए। और 1858 से लगाकर 1947 तक जो भी कानून आए उनको लागू किन्होंने किया, ब्रिटिश ताज या क्राउन ने किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके संदर्भ में, सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक कानून भी कहते हैं। नया शब्द है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या बोलते हैं, नियामक कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियामक कानून भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसको नियामक कानून क्यों कहा जाता है, इसको नियामक कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी को नियमित करने और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए कानून भारत में लाया गया। क्योंकि कंपनी जो है, ये कंपनी तो क्या होती जा रही थी, लगातार घाटे में जा रही थी। और कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी क्या होते जा रहे थे, लगातार अमीर होते जा रहे थे। कंपनी पर कैसे ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रण किया जाए, और साथ ही ये प्रावधान किया गया इसमें कि कंपनी के जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं, जो भी कंपनी के संदर्भ में भारत में कार्य कर रहे हैं, उन पर कैसे नियंत्रण ब्रिटेन के द्वारा किया जाए, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाए, और इनके साथ भारतीयों के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसी के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा पहला कानून, पहला लिखित कानून भारत में आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1773 का कैसा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं, देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है, अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए निर्मित प्रथम लिखित कानून, अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए निर्मित पहला लिखित कानून कौन सा था, 1773 का कैसा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात करते हैं इसकी विशेषता के संदर्भ में, तो नंबर 2 पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी भारत से किसी भी प्रकार का उपहार या किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेगा। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत से किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत नहीं लेंगे। मैंने कहा ना, कंपनी तो लगातार कहां जा रही थी, घाटे में जा रही थी, और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लगातार क्या होते जा रहे थे, अमीर होते जा रहे थे। इन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई उपहार भारत के किसी भी व्यक्ति या संस्था से नहीं लेगा, और साथ ही रिश्वत लेने पर भी कारावास और दंड जैसी व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत की गई। दूसरी बात, आपको तीसरी बात और क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, निजी व्यापार
नहीं कर सकता। अब निजी व्यापार पर भी क्या लगा दी गई, रोक लगा दी। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करना भी शुरू कर दिए, यानी कंपनी का व्यापार तो कर रहे थे, साथ में अपना खुद का बिजनेस भारत से शुरू कर दिया और भारत से अथाह संपत्ति जो है ये अपने वहां ब्रिटेन भेजने लगे। तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का निजी व्यापार नहीं कर सकता। जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं उसी उद्देश्य के तहत काम कीजिए। आप कंपनी के कर्मचारी बनकर भारत में आए हैं तो आपका कार्य भी क्या रहना चाहिए, कंपनी के कर्मचारी के रूप में ही आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और क्या विशेषता थी, अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब गवर्नर जनरल और गवर्नर में क्या फर्क होता है वो थोड़ा सा आप समझना जरूरी है। देखिए, गवर्नर की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर तो कौन बन गए थे, ध्यान से सुनिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर बन गए थे लॉर्ड क्लायू। बक्सर के युद्ध के बाद जो है लॉर्ड क्लायू को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन मैंने कहा यहां पर गवर्नर नहीं है, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। देखिए, तीन बड़ी जो हैं ये प्रांत अपन कह सकते हैं, कौन कौन से, जैसे एक तो बंगाल, दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं मद्रास, और तीसरा कौन सा, बंबई। ध्यान से सुनिएगा, तीन बड़े प्रांत थे जिस पर कंपनी का नियंत्रण था। कौन कौन से, एक तो बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा कौन सा, बंबई। अब कहा गया बंगाल में तो क्या होगा, तो कहा बंगाल में तो होगा गवर्नर जनरल। बंगाल में क्या होगा, गवर्नर जनरल। और बंबई और मद्रास यहां पर क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। और यहां पर भी क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा इनका नियंत्रण यहां भी रहेगा और इनका नियंत्रण यहां भी रहेगा। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है अब बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई के गवर्नर के संदर्भ में भी शक्तियां प्रदान की गई। कौन सा, 1773 का कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जो है अब मद्रास और बंबई पर भी क्या करेगा, नियंत्रण रख सकेगा। अब जब गवर्नर की बात आई गई है तो सारा मैं एक साथ क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर। पॉलिटी रटा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है और जोड़कर समझने का सब्जेक्ट है। जोड़कर समझने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो भी कॉमन चीजें आ रही हैं इसको एक साथ नोट डाउन कर दीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मैंने क्या कहा, बंगाल के प्रथम गवर्नर, और बंगाल के प्रथम गवर्नर आप नाम ध्यान में रखेंगे कौन है, लॉर्ड क्लायू। कौन थे, लॉर्ड क्लायू। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा जरा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 में, अभी अपन कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, नियामक कानून के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और इसी को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला आपको ध्यान में रखना है कि बताइएगा जरा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये बंगाल के क्या थे,
अंतिम गवर्नर जनरल। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, कौन सा? 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये गवर्नर के संदर्भ में कंफ्यूजन वाली बात रहती है, उसको आपको कैसे क्लियर करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव कब बनाए गए? बक्सर के युद्ध के बाद। क्लियर है बात। दूसरा पूछे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कब? 1773 में, क्योंकि 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसी को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्यों बनाया गया? कारण मैंने बता दिया, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर रहेगा वो बंगाल के साथ साथ बंबई और मद्रास पर भी क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा। तीसरा, बंगाल के प्रथम, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट अपन पढ़ेंगे, और 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान था कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, अर्थात बंगाल के अलग से गवर्नर जनरल नहीं होगा। बंगाल में फिर गवर्नर की स्थापित होगी और बाकी पूरे भारत के लिए क्या होगा? एक गवर्नर जनरल। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने थे? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपन बात करें किसके संदर्भ में? 1773 का कैसा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था, इसी 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और इसी के तहत ध्यान से सुनिएगा, ये बात तो कब की है? 1773 की, लेकिन 1774 में कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता में भी कहां पर? विलियम फोर्ट में। कलकत्ता में भी विलियम फोर्ट में किसकी स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए गए थे? सर एलिजा इम्पे को। किसको बनाए गए थे? या लॉर्ड एलिजा इम्पे को। लॉर्ड एलिजा इम्पे को इसका क्या बनाया गया? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में विलियम फोर्ट में भारत का क्या स्थापित हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। और इसी के तहत जो है लॉर्ड एलिजा इम्पे को क्या बनाया गया था? भारत के इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये प्रावधान तो कौन से में था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन इसका गठन कब हुआ? 1774 में हुआ। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में कौन से वर्ष में न्यायालय की स्थापना हुई? 1973 नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे? 1974 करेंगे। और कलकत्ता में भी कहां पर? विलियम फोर्ट में। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हुआ कि कलकत्ता में क्यों किया गया? कलकत्ता में क्यों किया गया, दिल्ली में क्यों नहीं किया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता ही थी। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता ही थी। और भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित होकर कहाँ आई थी? दिल्ली आई थी। जब राजधानी कलकत्ता थी तो न्यायालय की स्थापना भी कहाँ होगी? कलकत्ता में ही की गई। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, रटा नहीं माना है, कारण पता होना चाहिए कि न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में क्यों की गई। तो भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी, इसीलिए न्यायालय की स्थापना भी कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। तो ये थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले जाना कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा लिखित पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन पूछे अंग्रेजों द्वारा पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया? तो आप क्या कहेंगे? प्लासी का युद्ध।
कब लड़ा गया? 1757 में। जबकि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। ठीक है, दोनों युद्ध में कौन विजय हो गए थे? अंग्रेज विजय हो गए थे। और अब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब किसी भी प्रकार का उपहार भारत से नहीं लेगा और भारत के किसी भी व्यक्ति या संस्था या राजा महाराजा से नहीं लेगा। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी का कोई भी अधिकारी अब निजी व्यापार भी नहीं कर सकता, निजी व्यापार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसे किसके लिए कार्य करना होगा? कंपनी के लिए ही कार्य करना होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा हो ना, भारत में आज भी दिक्कत रहती है भी अपन सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी लगने के बाद जो सैलरी मिलती है वो तो है ही है, इनके अलावा अपने को क्या चाहिए? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके, हाँ ठीक है, तो उन पर रोक लगाने के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भारत में वर्तमान में भी बनी हुई हैं, लेकिन इतना नियंत्रण नहीं है। अब इनमें तो भ्रष्टाचार तो कहीं से हो सकता है। तो कंपनी के कर्मचारी भी भ्रष्टाचारी थे। ठीक है, उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया गया? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसके लिए उपहार। अब क्या हुआ? वो क्या बोलने लगे कि भाई साहब, हम रिश्वत नहीं ले रहे हैं, भारत के लोग हमें अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या दे रहे हैं? उपहार दे रहे हैं। क्या बोले? हम किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ले रहे हैं, हमें भारत के लोगों के द्वारा उपहार दिया जा रहे हैं, और आप कहिएगा हम उपहार को ठुकरा दे क्या? अब कहा गया उपहार कुछ ही नहीं, एक प्रकार की रिश्वत ही है। आप कंपनी के कर्मचारी होने के नाते भारत से किसी भी व्यक्ति या संस्था से किसी भी प्रकार का कोई उपहार नहीं लेंगे, भले ही वो रिश्वत के दृष्टिकोण से दिया गया है या फिर अन्य दूसरे दृष्टिकोण से दिया गया है, आप कुछ लेंगे ही नहीं, भले ही उपहार है अथवा नहीं है। और दूसरा, कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब भारत में निजी व्यापार भी नहीं कर सकता, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये विलियम पिट के नाम पर बना, क्योंकि विलियम पिट जो थे ये ब्रिटेन के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। मैं कह रहा हूं, कोई भी कानून किसी के नाम से, जैसे 1773 में रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियामक बनाने के लिए उसके संदर्भ में कुछ कानून लाए गए थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेज हमेशा कहते थे कि भारत के लोग आप असभ्य हैं। कैसे हो आप? असभ्य हैं, और हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भारत के लोगों को क्या बनाने के लिए? सभ्य बनाने के लिए हमें भारत भेजा गया है। और शुरू में ऐसे कुछ कार्य भी किए। आप लोगों को पता हो तो अपने भारत में पहले राजा महाराजाओं का जो राज हुआ करता था, और निर्णय कौन देता था? राजा महाराजा देते थे। भाई राजा ने जो कह दिया वही कानून है, और राजा ने जो फैसला सुना दिया वही निर्णय है। अब राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय दे रहा है। राजा को प्रजा क्या मानती थी? भगवान का रूप मानती थी। अब राजा के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय दे रहा है, तो अपने उनको भी क्या मानना शुरू कर दिया? भगवान। फिर लॉर्ड तो वो लगाते ही थे अपने नाम के आगे कि अब निर्णय कौन करेगा? कि लॉर्ड एलिजा इम्पे। अच्छा, लॉर्ड एलिजा इम्पे कौन है? कि भगवान का प्रतिनिधि हैं, और भारत के असभ्य लोगों को क्या बनाने के लिए? सभ्य बनाने के लिए हमें भेजा गया है। इस प्रकार से भारत के लोगों को बेवकूफ बनाकर, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षरता दर कम थी, अपन उस समय इतनी सोचने और समझने की क्षमता, आज आ जाए ना अंग्रेज भारत में, तो अपन अंग्रेजों को ही खरीद बेच के आ जाए वापस से। ठीक है, उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं था, अपने यहाँ इतने संसाधन नहीं थे, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमजोर थे, इसीलिए अपना फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और फायदा उठाकर क्या किया? भारत में लंबे समय तक राज्य जो है ये कर लिया। 1784 के पिट्स। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि कंपनी व्यापार तो करेगी, साथ में कंपनी राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेगी। अर्थात कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया। कंपनी के कार्यों को, कंपनी के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। मुख्य विशेषता इसकी ये कि आप ध्यान में रखेंगे, पहली, कंपनी के शासन को दो भागों में बांटा गया। एक तो कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी, और एक कंपनी क्या करेगी? राजनीतिक मामलों को भी देखेगी। राजनीतिक। अब जो व्यापार के संदर्भ में कहा गया, इसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको मैं बोल सकता हूं संचालक मंडल। संचालक मंडल। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? बोर्ड ऑफ
कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैं क्या कह सकता हूं, नियंत्रक मंडल। कौन सा मंडल, नियंत्रक मंडल। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कंपनी के कार्यों को अलग अलग भागों में कब बांटा गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य क्या होता है, व्यापार से संबंधित कार्यों को देखना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या होगा राजनीति के क्षेत्र में कंपनी की भूमिका क्या रहने वाली है, इसके संदर्भ में कार्य करना। अब कंपनी व्यापार भी करेगी, साथ में राजनीतिक मामलों में भी कार्य करेगी, क्योंकि उन्होंने भारत में 2 लड़ाइयां लड़के देख ली थी, भारत के संदर्भ में कानून बना के देख लिया था। अब कंपनी के पांव जो हैं वो भारत में मजबूत हो चुके थे, और इसी मजबूती के साथ उन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और राजनीतिक के क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए किसका गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रक मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो आया था वो था 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा ध्यान में रखेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का कैसा एक्ट है, चार्टर एक्ट। और 1813 के चार्टर एक्ट की क्या विशेषता थी, ये सुनिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि अब कंपनी का भारत में एकाधिकार नहीं होगा, व्यापारिक एकाधिकार नहीं होगा। अब ब्रिटेन के जो दूसरे लोग हैं वो भी भारत में व्यापार कर सकते थे। जब आपने देखा होगा कंपनी जो है, कंपनी के कर्मचारी जो हैं ये दिनों दिन क्या करते जा रहे थे, प्रगति करते जा रहे थे। कंपनी घाटे में जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी लगातार क्या हो रहे थे, अमीर हो रहे थे। तो ब्रिटेन के जो दूसरे लोग थे उन्होंने मांग की कि हमें भी भारत में व्यापार की क्या प्रदान की जाए, अनुमति प्रदान की जाए। और व्यापार की अनुमति देने के लिए पहले ब्रिटेन की संसद में एक बिल पारित करना होगा, और उसी बिल को अपन कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार किनका रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। यह भी बात इसमें उल्लेखित की गई। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक, ब्रिटेन का कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है। कंपनी का कोई भी, कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटेन का नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, चाय और चीन, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन का जो व्यापार है ये किसको दिया गया, ये कंपनी को ही दिया गया। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चाय और चीन के संदर्भ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, और इनके अलावा जो है ये कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कहा गया अब जो है ब्रिटेन का कोई भी नागरिक जो है ये क्या कर सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है। इनके अलावा अगला इसमें क्या विशेषता ध्यान में रखेंगे, अगली विशेषता इसमें थी कि भारत में शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा प्रति वर्ष। देखिए कितनी मोटी रकम दी गई है, ये भी इसमें प्रावधान था। दूसरी आप विशेषता ध्यान में रख सकते हैं कि भारत में शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी किनके लिए, भारत में शिक्षा के लिए। अगली विशेषता देखिए चार्टर एक्ट की, अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी कि इसी में प्रावधान था कि अब जो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
और साथ ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को, किनको, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दी गई, अनुमति प्रदान की गई। भारत में धर्म प्रचार की क्या प्रदान की गई, अनुमति प्रदान की गई। कब की गई, इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आपको पता होगा कि ईसाई मिशनरी, अब देखिए कंपनी व्यापार भी कर रही है, राजनीति भी कर रही है और साथ में अपने धर्म का भी क्या कर रही है, प्रचार कर रही है। अब धर्म के प्रचार के माध्यम से वो क्या करने लगे, भारत के लोगों को हिंदू धर्म को छुड़वाकर या मुस्लिम धर्म को छुड़वाकर कौन सा धर्म ज्वाइन करवा रहे थे, ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के आने के बाद में उनको बहुत सारे ऐसे लालच, लोभ लालच दिए जाते थे जिनके कारण वो हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म ज्वाइन कर रहे थे, ईसाई धर्म। क्या लालच है कि अगर आप ईसाई बन जाते हैं तो आपको कंपनी की ओर से विशेषाधिकार मिलेगा। आगे अपन बात करेंगे कि सांप्रदायिकता निर्वाचन के संदर्भ में भी भारतीय ईसाइयों को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। आप पढ़ते हैं ना भारतीय ईसाई, भारतीय ईसाई कौन थे, या तो हिंदू थे और या कौन थे, मुस्लिम थे। लेकिन इसी ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के बहाने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को क्या बना दिया, ईसाई धर्म ज्वाइन करवा दिया। इसके लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, भारतीय ईसाई बोलते हैं। और इसी 1773 के इस चार्टर एक्ट में प्रावधान था कि ईसाई मिशनरी अब भारत में जा सकते हैं, ईसाई धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। देखिए जरा, एक कंपनी भारत में आती है, कंपनी 1600 से लगाकर 1757 तक सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, व्यापार करती है। कब से कब तक, 1600 से लगाकर 1757 तक व्यापार करती हैं। 1757 में पहला युद्ध लड़ती हैं और 1757 से लगाकर 1773 तक ये राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य करती हैं और साथ में व्यापार के क्षेत्र में भी, व्यापार और राजनीति दोनों में। इसके बाद में 1784 का जो एक्ट आता है, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। अब कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए कितनी सोच और समझ के साथ अंग्रेज कार्य कर रहे थे। इसके बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब का कंपनी के साथ में धर्म प्रचार की भी क्या मिलेगी, अनुमति मिलेगी। यानी दिनों दिन कंपनी क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और इसी मजबूती का फायदा उठाकर उन्होंने भारत में लंबे समय तक क्या किया, शासन किया। आपको पता है ना, भगत को बनाना आवश्यक होता है। धर्म प्रचार के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को क्या बना दिया, ईसाई बना दिया। और ईसाई बनाकर जब उनको अधिकार दिए गए, वो किन के पक्ष में हो गए, अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। वो किन के पक्ष में हो गए, अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। और अंग्रेजों को ऐसे व्यक्तियों की ही आवश्यकता थी कि कम से कम कुछ ऐसे व्यक्ति तो हो जो हमारे पक्ष में हो, भले ही हमें उसे कुछ अधिकार या कुछ शक्तियां दे जाए। और इसी के तहत उन्होंने भारतीय में हिंदू धर्म से हटाकर जो है कौन सा धर्म ज्वाइन करवाया, ईसाई धर्म ज्वाइन करवाया। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो आएगा वो आप ध्यान में रखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था। अब ये प्रावधान किया गया कि जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, अब उनके लिए वो भी समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कौन कौन सा, चाय और चीन सहित। अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से भारत में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है ये भारत से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, मैंने कहा कि बंगाल में गवर्नर जनरल जो था, अब इनको भारत का गवर्नर जनरल, इनका दायरा बढ़ रहा था ना, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा
बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन से एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट। कंपनी का दायरा दिनों दिन क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। और कंपनी जो है अब पूरे भारत, बंगाल से आगे बढ़ के, मद्रास से आगे बढ़ के, बंबई से आगे बढ़ के अब पूरे भारत पर नियंत्रण की तैयारी में थी। और पूरे भारत पर नियंत्रण के लिए बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये संपूर्ण भारत के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, संपूर्ण भारत पर क्या रख सकता है? नियंत्रण रख सकता है। अगला देखिए, अब भारत में भी ये मांग उठने लगी कि भारत के लोगों को भी प्रशासन में भागीदारी प्रदान की जाए। भारत के लोगों को भी प्रशासन में भागीदारी प्रदान की जाए। तो इसी के तहत जो है भारत के लोगों को भी प्रशासन में क्या दी गई? भागीदारी। अगला आप ध्यान में रखिएगा, भारत के लोगों को भी भागीदारी, भारत के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित, भारत के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। भागीदारी सुनिश्चित की गई। अगला देखिए, भारत में कुरीतियां खूब थी, पढ़े लिखे नहीं थे तो कुरीतियां तो थी। एक प्रथा थी दास प्रथा। कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा। और दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किनके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। ध्यान से सुनिएगा, राजा राममोहन राय के प्रयासों से कौन सी प्रथा? दास प्रथा। उन्होंने, राजा राममोहन राय के संदर्भ में अच्छे प्रयास थे, विधवा के संदर्भ में उन्होंने प्रयास किए, ठीक है। और दास प्रथा के संदर्भ में भारत में अब जो है सामाजिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी। किनकी शुरुआत हो चुकी थी? सामाजिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी सामाजिक सुधारों की शुरुआत के तहत ही दास प्रथा का क्या किया गया? उन्मूलन किया गया। कौन से एक्ट के तहत? इस 1773 के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का क्या किया गया? उन्मूलन किया गया। और देखिए, एक विधि सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। और पहला विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड मैकाले की विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति, विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति, लॉर्ड मैकाले की विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति। ये भी किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बात तो ध्यान में रखेंगे कि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त। दो विशेषता मुख्य ध्यान में जरूर रखिएगा। दूसरी कौन सी ध्यान में रखेंगे? दूसरी ध्यान में रखेंगे, भारत में अब गवर्नर जनरल होगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और तीसरी आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा, दास प्रथा का क्या किया गया? उन्मूलन किया गया। इसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति। हालांकि इसके बाद एक और 1853 का चार्टर एक्ट आता है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति भारत की सबसे बड़ी क्रांति। इसमें जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने भाग लिया जो पहले अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे या अंग्रेजों के भक्त हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में भाग लिया। तो ये मांग उठने लगी कि क्या भारत में कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसके कारण जो है अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति देश में हुई। और इसी के तहत 1858 का एक अधिनियम आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, और क्या परिवर्तन थे उनके बारे में बात करते हैं। तो अगला आपको ध्यान में रखना है 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। और इस 1858 के अधिनियम में आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे? 1858 में पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि अब जो है
ये पहले तो पढ़कर कहां सुनेगा, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1858 के अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। जो आज का प्रयागराज है, इलाहाबाद का घोषणा पत्र। 1858 के अधिनियम को इलाहाबाद के घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि 1 नवंबर 1858 को भारत के गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में इसे सुनाया गया। इसलिए इसे वो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। डेट भी ध्यान में रख सकते हैं, 1 नवंबर 1858। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्या क्या विशेषता थी 1858 के अधिनियम में, ये सुनिएगा जरा। अब कहा गया कंपनी का शासन समाप्त होगा। भाई इसके संदर्भ में जो जांच समिति बनी, उन्होंने क्या क्यों क्रांति क्या हुई, तो लोग जो थे ये कंपनी के शासन से पूरी तरीके से क्या थे, असंतुष्ट थे। दूसरा, जो देसी रियासतें थी जहां पर राजाओं का शासन था, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल नाम का जो अधिकारी है ये हमें सबसे अधिक परेशान करता है। तो गवर्नर जनरल को भी जब ब्रिटिश, देखिए कितनी बड़ी चाल थी अंग्रेजों की, मैं अभी इसमें आप समझ जाएंगे। तीसरा कहा गया कंपनी का शासन समाप्त, अब भारत पर शासन कौन करेगा, आदत हो चुकी ना किसी किसी के शासन करने की। तो अब कहा भारत के लोगों ने कहा हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, हमें सभ्य कौन बनेगा, कि आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रिटेन की महारानी स्वयं भारत पर क्या रखेगी, नियंत्रण रखेगी। अब भारत के शासन की जिम्मेदारी किनकी होगी, ब्रिटेन की महारानी की होगी। और उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। देखिए एक जमाने में ब्रिटेन निसंदेह रूप से विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था। जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा कर रहा है, एक जमाने में अमेरिका भी किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। अमेरिका की 13 कॉलोनियां थी और 13 कॉलोनियों पर किसका नियंत्रण था, ब्रिटेन का नियंत्रण था। और इसी के तहत जो है आपने देखा होगा कंपनी के संदर्भ में, कंपनी का शासन यानी भारत के संदर्भ में आई थी जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी ब्रिटेन की कई कंपनियां थी जो विश्व के अलग अलग देशों में व्यापार के उद्देश्य से जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर क्या कर लेती थी, अपना अधिकार स्थापित कर लेती थी। और अमेरिका भी एक जमाने में किसका, ब्रिटेन के नियंत्रण में था। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन की महारानी उस समय कितनी ताकतवर, कितनी पावरफुल हुआ करती थी। तो क्या क्या प्रावधान किए गए, पहला प्रावधान आपको ध्यान में रखना है, कंपनी के शासन की समाप्ति। कंपनी के शासन की समाप्ति, कंपनी के शासन की क्या की जाएगी, समाप्ति की जाएगी। दूसरी देखिए, भारत पर शासन, भारत पर शासन ब्रिटिश ताज या क्राउन द्वारा, ब्रिटिश ताज बोल दे हैं, ब्रिटिश क्राउन बोल दें, या ब्रिटेन की महारानी। भारत पर शासन कौन करेगा, ब्रिटिश ताज, क्राउन या महारानी के द्वारा। अगली बात आप ध्यान में रख सकते हैं कि जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश ताज या क्राउन, अगले जो आपको कह रहे थे कौन, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जो होगा, गवर्नर जनरल को वॉयसराय के नाम से भी जाना जाएगा, वॉयसराय के नाम से भी जाना जाएगा, वॉयसराय के नाम से भी जाना जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा अंग्रेजों ने कितनी बड़ी चाल के माध्यम से ये एक्ट लाए। ये है भारत, और भारत में मैंने, आपने देखा होगा 2 भारत क्यों बनाए मैंने। भारत में जो है ये तो था ब्रिटिश भारत, कौन सा भारत था, ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत का मतलब है जिस पर कंपनी का सीधा नियंत्रण था। ब्रिटिश भारत का मतलब है जिस पर कंपनी का सीधा नियंत्रण, जिस पर कंपनी का सीधा नियंत्रण था उसको तो क्या बोलते थे, ब्रिटिश भारत। और ये था कौन सा भारत, देसी भारत। और देसी भारत का मतलब है जिस पर किसका शासन था, तो देसी भारत में आप ध्यान में रख सकते हैं जिन पर राजाओं का शासन हुआ करता था। किनका शासन हुआ करता था, राजाओं का। अब यहां पर जो था ये भारत का क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल।
अब गवर्नर जनरल के दो कार्य, दो नाम होंगे। जब ये ब्रिटिश भारत में किसी भी प्रतिनिधि के रूप में जाएगा तब तो इसको क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ही बोला जाएगा। लेकिन जब देशी भारत में किसी राजाओं से कहेगा तब उसको क्या बोला जाएगा, वो ऐसा व्यक्ति एक ही होगा, व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन नाम कितने होंगे, दो होंगे। ब्रिटिश प्रांतों से अगर किसी प्रकार की कोई बात करेगा, इनसे संबंधित कोई, तो क्या माना जाएगा, गवर्नर जनरल। और वही अगर देशी रियासतों के राजाओं से मिलेगा तो किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय के नाम से। और ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे, कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही आपके क्या थे, 1858 में क्या थे, 1858 में क्या थे, गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ही 1858 में क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग को ही बाद में क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल के साथ में क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोगों को और किस प्रकार भावनाओं में बहकाकर और शासन किया जा सके। अब देशी रियासतों के राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए क्या किया कि आज से आपके लिए गवर्नर जनरल नाम का कोई अधिकारी नहीं होगा। अरे व्यक्ति तो एक है, उसको क्या नाम से जाना जाएगा कि जब देशी रियासतों के राजाओं से मिलेगा उस समय उसको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल नाम का व्यक्ति जो है इन देशी रियासतों को दिक्कत दे रहा था। अब उसे क्या नाम, किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये वायसराय होगा कौन, वही होगा जो गवर्नर जनरल होगा। अगला देखिए, भारत के लोगों ने कहा कि ब्रिटेन की महारानी तो वहां है ब्रिटेन में, भारत हजारों किलोमीटर दूर है। आपने कह दिया कि भारत पर शासन ब्रिटेन की महारानी करेगी। अब ब्रिटेन की महारानी कैसे करेगी, तो इनके लिए कहा आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी व्यवस्था करके फिर भारत में ये कानून लाए हैं। और व्यवस्था क्या करी, इसी अधिनियम में प्रावधान था कि भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का, या इसको अपन बोल सकते हैं भारत मंत्री का पद सृजित। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद क्या किया गया, सृजित किया गया। और ये जो भारत सचिव और भारत मंत्री होगा, ये ब्रिटेन की सरकार का कैसा मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री। ब्रिटेन की सरकार का कैसा मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। कौन, भारत सचिव। और ये कौन से मामलों को देखेगा, तो भारत के संदर्भ में जो मामले हैं उन्हीं को देखेगा। जो भारत के संदर्भ में मामले हैं उन्हीं को किनके द्वारा देखा जाएगा, इस भारत सचिव। इनका एक ही काम होगा, ये ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री होगा और इनका काम होगा कि भारत में किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं और भारत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, अर्थात भारतीय मामलों को देखने के लिए। अब इस भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक क्या होगी, भारत परिषद। ये भी कहां पर होगी, ब्रिटेन में। सारी कहां पर हो रहा है, ब्रिटेन में, ठीक है, क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ब्रिटेन की महारानी शासन कर रही है और ब्रिटेन की महारानी कहां है, ब्रिटेन में है। तो देखिए जरा, इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद होगी और इस भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, तो इस भारत परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, यही भारत सचिव होगा, भारत सचिव होगा। और इस भारत परिषद का जितना भी व्यय होगा, इस भारत परिषद का जितना भी व्यय होगा, ये कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से। पैसा खर्चा किनका हो रहा है, भारत का। क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत पर शासन कर रहे हैं ना। भारत के लोग असभ्य थे, उन्हें क्या बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं अंग्रेज, और सभ्य बनाने के लिए पैसे तो चाहिए। और इसी के तहत जो है भारत सचिव नाम का पद सृजित किया गया, जिसे भारत मंत्री भी बोलते हैं। इसे इंग्लैंड में कैबिनेट मंत्री हुआ करता था ये। इनकी सहायता के लिए भारत परिषद होगी और भारत परिषद में जो है इनका व्यय भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। प्रथम भारत सचिव बने थे स्टेनली को। किसको बनाए थे, विलियम स्टेनली को बनाए गए थे। वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव। और प्रथम भारत सचिव किनको बनाए गए थे, विलियम स्टेनली को। किसको बनाए गए थे, विलियम स्टेनली को। और अंतिम जो थे वो अंतिम थे विलियम हेयर। कौन थे, अंतिम थे विलियम हेयर और प्रथम कौन थे, स्टेनली। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। और क्या विशेषता थी 1858 के अधिनियम में। अब भारत के लोगों ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और साथ ही बजट निर्माण के संदर्भ में भारतीय लोगों को मांग थी कि बजट निर्माण के संदर्भ में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो अब दो बातें और ध्यान में रखनी है। इसी 1858 के अधिनियम के तहत जो है बजट निर्माण के संदर्भ में, बजट निर्माण के संबंध में
भारतीयों की भागीदारी, भारतीयों की भागीदारी, बजट निर्माण के संदर्भ में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और इसमें क्या कहा गया कि बजट से संबंधित जो हैं ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट से संबंधित आप जो हैं ये अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन बजट से संबंधित मतदान नहीं कर सकते। देखिए, बजट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार भारतीय लोगों को नहीं होगा। बजट से संबंधित ये व्यवस्था की गई। भारतीय लोगों ने कहा प्रशासन में भी भारतीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तो प्रशासन में भी भारतीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, लेकिन वहां पर भी सीमित अधिकार दिए गए। मैंने कहा ना, बजट के संदर्भ में भारतीय लोगों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन अधिकार क्या थे कि प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुपूरक का मतलब होता है कि हम कोई आंसर दे तो उससे वापस से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा ही किया जाएगा। भारतीय लोगों को बजट निर्माण के संदर्भ में भागीदारी दी गई, लेकिन मतदान के संदर्भ में भागीदारी प्रदान नहीं की गई। ये विशेषता किनकी थी? 1858 के अधिनियम की। तो 1858 के अधिनियम में आप क्या ध्यान में रखेंगे? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, भारत का शासन ब्रिटिश ताज या क्राउन को सौंपा गया, भारत सचिव पद का नाम एक सर्जित किया गया, और भारत परिषद और भारत सचिव जो इनका वे भारत की राजस्व पर डाल दिया गया। ये सारी विशेषता किनकी थी? 1858 के अधिनियम की। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे और प्रस्ताव आए जिसको अपन कह सकते हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम, बहुत सारे, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं, अपने एग्जाम में वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो अधिनियम आता है वो 3 अधिनियम अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से? 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, 1919 का मोंटेग्यू सेम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे 1909, 1919 और 1935 के संदर्भ में, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं वापस से कंपनी किस प्रकार भारत में आती है। देखिए जरा, इसको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, सन 1600 में कंपनी का आगमन, कंपनी का आगमन। 1757 में कंपनी द्वारा पहला युद्ध, पहला युद्ध कौन सा? प्लासी का। इसके बाद में 1764 में कंपनी द्वारा कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इसके बाद 1773 का कौन सा? कंपनी द्वारा बनाया गया भारत के लिए पहला लिखित कानून, जिसे अपन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या फिर बोलते हैं कौन सा एक्ट? 1773 का नियामक कानून। इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक दूसरा बोर्ड ऑफ कौन सा? कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलते थे संचालक मंडल। क्या बोलते थे? संचालक मंडल, जो कंपनी के व्यापार से संबंधित, और ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंपनी के राजनीति के क्षेत्र में। इसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, और 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब इसे क्या बनाया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके बाद में 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त। कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से पढ़िएगा, आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और समझने का तरीका भी आपका क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, तो ये कंपनी के शासन से संबंधित बातें थी। अभी अपन शुरुआत कर चुके थे 1858 के अधिनियम के द्वारा कि अब भारत में जो है शासन ब्रिटिश ताज का रहेगा। अब ब्रिटिश ताज या क्राउन या भारत सचिव या वायसराय जो है भारत में किस प्रकार शासन का संचालन करते हैं, इनके लिए जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास के बारे में भी जानना होगा। इसके बारे में अपन बात करेंगे कब? अगली क्लास में, जिसमें 1909, 1919 और 1935। साथियों, तीनों ही इतने महत्वपूर्ण अधिनियम हैं कि इनसे संबंधित हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। कौन कौन से? 1909, 1919 और 1935। आज के लिए बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।